बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स का सबसे लास्ट लेक्चर लेकर आपके समक्ष हैं। और आज हमारा ये पूरा चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाने वाला है। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं टक्कर सिद्धांत या संघट्टवाद। बेटा टक्कर को ही दूसरे शब्दों में या शुद्ध हिंदी में बोलें तो टक्कर को ही हम संघट्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? संघट्ट कहते हैं। तो ये जो संघट्टवाद था, इसके अनुसार हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें क्या बताया, उसको कहते हैं टक्कर सिद्धांत या संघट्टवाद सिद्धांत। देखिए इसमें इस सिद्धांत के प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। हमने इसको लिख भी दिया है। कुछ बातें और थी जो इंपॉर्टेंट नहीं थी, उसको हमने नहीं लिखा है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट थी उसको हमने लिखा है। इसमें उन्होंने क्या बताया बेटा? उन्होंने बताया कि दो अणुओं के मध्य रासायनिक अभिक्रिया तभी संभव है जब वे टकराते हैं। देखिए मान लीजिए हम एक बर्तन ले लिए और इसमें हम कोई भी दो यौगिक डाल दिए। बात समझ में आइएगा, दो यौगिक या दो अणु हमने डाल दिया। मान लीजिए हम H2 को डाल देते हैं और O2 को डाल देते हैं, यानी इसमें हाइड्रोजन के भी अणु हैं और ऑक्सीजन के भी अणु हैं। तो जब तक इनके अणुओं के बीच में टक्कर नहीं होगा तब तक रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ये सिद्धांत बताता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया H2 और O2 के बीच में मिलकर H2O कब बनता है? जब इनके अणुओं के बीच में संघट्ट होता है या इनके अणु आपस में टकराते हैं। जब तक इनके अणु आपस में टकराएंगे नहीं तब तक रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी और नए उत्पाद भी नहीं बनेंगे। तो संघट्टवाद सिद्धांत क्या कहता है? दो अणुओं के मध्य रासायनिक अभिक्रिया तभी संभव है जब वे आपस में टकराते हैं। इनके अणु जब आपस में टकराएंगे तभी जाकर हमारा उत्पाद बनेगा या तभी रासायनिक अभिक्रिया संभव है। तो पहला इसका जो पॉइंट था उसको आपको समझ में वो आ गया होगा कि जब तक टक्कर नहीं होगा, ये याद कर लीजिए, टक्कर होने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन अभी पहला पॉइंट है जब तक टक्कर नहीं तब तक क्रिया नहीं। यानी कि टक्कर होगा तभी रासायनिक अभिक्रिया होगी। पॉइंट नंबर 2 है क्या? कहा गया है अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाले सभी संघट्ट या टक्करें प्रभावी नहीं होती। इन प्रभावित टक्करों के फलस्वरूप ही उत्पाद निर्मित होता है। यहाँ इन हटा दीजिएगा। तो उन्होंने क्या कहा? अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली सभी संघट्ट या टक्करें प्रभावी नहीं होती। अब ऐसा नहीं बेटा कि यहाँ पे टक्कर तो हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी टक्कर के बाद उत्पाद बनने शुरू हो जाते हैं या सभी टक्कर कामगर ही होते हैं। ठीक है, सभी टक्कर कारगर ही होते हैं, प्रभावी ही होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। इसके लिए हम एक उदाहरण आपको लेते हैं इसको समझाने के लिए। जैसे आपने पढ़ा था SN2 रिएक्शन, पढ़ा था ना? अभी 12वीं क्लास में ही चैप्टर में पढ़े थे आप SN2 रिएक्शन। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आता था SN2 अभिक्रिया। उसमें हम क्या लेते थे? उसमें हमने लिया था CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 और Cl। ठीक है बेटा, CH3 CH2 Cl को हमने लिया था और हम देख रहे थे कि OH का इसके ऊपर आक्रमण होता है, यानी कि नाभिक रागी का इसके ऊपर आक्रमण होता था ना बेटा? तो हम देख रहे थे कि SN2 रिएक्शन में जब OH सामने से हमला करता था या सामने से टकराता था तो यह कोई उत्पाद नहीं बनाता था। लेकिन जब यही हमला पीछे से करता था यानी पश्च आक्रमण करता था, तब धीरे धीरे Cl यहाँ टूटता था और धीरे धीरे OH जुड़ता था। आपको संभवतः याद होगा नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का SN2 रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता था? जब OH सामने से आक्रमण करता था तो ये क्लोरीन नहीं हटता था, लेकिन जब पश्च आक्रमण होता था तब जाकर क्लोरीन हटता था। यानी सामने से टक्कर होने पर कोई उत्पाद नहीं बनता था, लेकिन जब टक्कर पीछे से होता था तब उत्पाद बनता था। तो वही यह कह रहा है कि अभिकारक अणुओं के मध्य, ये दोनों अणुओं के मध्य होने वाला सभी संघट्ट, सभी टक्कर, कोई जरूरी नहीं है कि वो उत्पाद बना दें। बहुत सारे टक्कर टकराते हैं लेकिन उससे कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ टक्कर ऐसे होते हैं जिनसे होने से उत्पाद बनना शुरू हो जाता है। और जिन टक्करों के होने से उत्पाद बनना शुरू हो जाता है उनको हम कहते हैं प्रभावी टक्कर। क्या बोलते हैं बेटा? प्रभावी टक्कर। तो दूसरा पॉइंट क्या है? टक्कर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन सारे टक्कर प्रभावी नहीं होते। मतलब सारे टक्कर के फलस्वरूप उत्पाद बनना शुरू नहीं होता है।
कुछ ही टक्कर होते हैं जिनके फलस्वरूप उत्पाद बनना शुरू होता है और उन टक्कर को हम कहते हैं प्रभावी टक्कर। और लिखा भी है कि प्रभावी टक्करों के फलस्वरूप ही उत्पाद बनना शुरू होता है। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा, जब तक टक्कर नहीं तब तक रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो सकती। सभी टक्कर प्रभावी नहीं होते, कुछ ही टक्कर होते हैं जिनके होने से उत्पाद बनना शुरू होता है और उन टक्करों को कहते हैं प्रभावी टक्कर या प्रभावी संघट्ट। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। कहता है प्रभावी संघट्ट के लिए प्रत्येक अणु के पास ऊर्जा की एक न्यूनतम मात्रा का होना आवश्यक है। देखिए, प्रभावी टक्कर तभी होगा जब इसके पास एक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा, जैसे एक होता ना कि हमने बताया पिछले अभिक्रिया में कि अगर संक्रियण ऊर्जा का मान 40 होगा, उससे कम होगा तो अभिक्रिया नहीं होगी। इसको फिर से समझाते हैं। मान लेते हैं, ये ग्राफ के माध्यम से आपको समझाते हैं। यहां पर उत्पाद का कुछ ऊर्जा है और यहां तक ऊर्जा होगा, ये संक्रियण ऊर्जा का मान है। संक्रियण ऊर्जा का मतलब जिस ऊर्जा पर मध्यवर्ती बनना स्टार्ट होता है, जितनी ऊर्जा पर। अब यहां पर देखिए, यहां तक जब तक ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक मध्यवर्ती नहीं बनेगा और वो उत्पाद भी नहीं बनेगा। मोटी मोटा मैं ऐसा समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए किसी अभिक्रिया को होने के लिए 50 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता है और हमारे पास केवल 40 डिग्री सेल्सियस ही है, तो वह अभिक्रिया कभी संभव नहीं होगी। कब तक? जब तक 50 डिग्री सेल्सियस तापमान नहीं होगा। तो टक्कर होगा लेकिन प्रभावी टक्कर नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि प्रभावी टक्कर के लिए प्रत्येक अणु के पास ऊर्जा की एक न्यूनतम मात्रा का होना आवश्यक है। जब तक उसको काम भर का ऊर्जा नहीं मिलेगा तब तक वो प्रभावी टक्कर नहीं करेगा। और जब प्रभावी टक्कर नहीं करेगा, अब हथौड़ा ऐसे धीरे धीरे टकराने से कोई मतलब नहीं। जब लोहा टूटना स्टार्ट हो जाए तब हथौड़ा को कहा जाएगा ये प्रभावी टक्कर है। ठीक है, तो ऊर्जा जब रहेगा उतना तब ना लोहा टूटेगा। तो वही बात है कि प्रभावी टक्कर के लिए प्रत्येक अणु के पास ऊर्जा की कम से कम जितना वहां पे घोषित है उतना ऊर्जा होना चाहिए। जैसे अब हर अभिक्रिया के लिए अलग अलग ऊर्जा का मान होता है, तो जितना कम से कम ऊर्जा चाहिए उतना अगर होगा तभी प्रभावी टक्कर होगा, अन्यथा प्रभावी टक्कर नहीं होगा। और जब प्रभावी टक्कर नहीं होगा तो वो रिएक्शन भी नहीं होगा। तो प्रभावी संघट्ट के लिए प्रत्येक अणु के पास ऊर्जा की एक न्यूनतम मात्रा का होना आवश्यक है। जब तक वो न्यूनतम मात्रा नहीं होगी ऊर्जा का, प्रभावी टक्कर नहीं हो सकता। और जब टक्कर नहीं होगा तो क्रिया भी नहीं होगी। इस न्यूनतम ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। प्रश्न पूछा जाता है कि देहली ऊर्जा क्या होता है। तो याद रखिएगा कि प्रभावी टक्कर के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। यानी कि टक्कर प्रभावी बनाने के लिए जो कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही हमारी होती है देहली ऊर्जा। ठीक है, अगला पॉइंट है अणुओं की संक्रियण ऊर्जा उनके टक्करों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। जो हम संक्रियण ऊर्जा पढ़ते हैं बेटा, वो जब अणु आपस में टकरा जाते हैं तब वो संक्रियण ऊर्जा प्राप्त होती है। और आगे कह रहा है एकांक आयतन में प्रति सेकंड होने वाले टक्करों को संघट्ट आवर्ती कहते हैं। इसको मिटा दें इसको समझाने के लिए। देखिए बेटा, पॉइंट दर पॉइंट पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है टक्कर सिद्धांत या संघट्टवाद सिद्धांत। क्या कहता है? एकांक आयतन में प्रति सेकंड, मान लीजिए यहां पर हम 1 लीटर आयतन हमारा है अभिकारक का, अभिकारक के अणु 1 लीटर आयतन में है और एकांक आयतन में 1 सेकंड में जितना टक्कर हुआ उसी को कहते हैं संघट्ट आवर्ती। यानी 1 सेकंड में एकांक आयतन में, ऐसा नहीं कि आप लिख दीजिए 1 सेकंड में होने वाले टक्कर को, नहीं, वहां पर आयतन एकांक होना चाहिए। तो एकांक आयतन में प्रति सेकंड होने वाले टक्करों को क्या कहते हैं बेटा? संघट्ट आवर्ती। और इसको ZAB से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ZAB से। मतलब AB क्या है? AB अणु को दिखाया गया है कि AB के बीच में टक्कर हो रहा है, इसको ZAB से प्रदर्शित करते हैं। तो सारी बातें आप समझ गए। पहला, रासायनिक अभिक्रिया के लिए टक्कर होना आवश्यक है। दूसरा, सभी टक्कर प्रभावी, ऐसे याद कर लो बेटा, सभी टक्कर प्रभावी नहीं होते। ठीक है, सभी टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद नहीं बनता और जिनके फलस्वरूप उत्पाद बनना शुरू हो जाता है उन्हीं टक्कर को हम कहते हैं प्रभावी टक्कर। प्रभावी टक्कर के लिए कम से कम न्यूनतम ऊर्जा होना आवश्यक है और उसी न्यूनतम ऊर्जा को हम कहते हैं देहली ऊर्जा। और चौथा है
चौथा क्या था बेटा, अणुओं की संक्रियण ऊर्जा उनके टक्करों के फलस्वरूप मिलती है, यानी जब अणु आपस में टकराते हैं तब जाके उनसे संक्रियण ऊर्जा मिलती है। और एकांक आयतन में संक्रियण ऊर्जा क्या होती है, यहाँ पे थोड़ा हम समय के लिए रुकते हैं। देखिए बेटा, जब ये अणु आपस में टकराएंगे, इनके आपस में टक्कर हुआ, तब जाकर वो हमको संक्रियण ऊर्जा देंगे, और जब संक्रियण ऊर्जा मिलेगा तब मध्यवर्ती बनेगा। जब ये टकराएंगे तो क्या मिलेगा, संक्रियण ऊर्जा, संक्रियण ऊर्जा मिलेगा तो मध्यवर्ती बनेगा, मध्यवर्ती बनेगा तो उत्पाद बनेगा। पूरा लॉजिक यही है। और ये टकराएंगे कब, जब इनको हम ऊर्जा देंगे, जब इनको हम ऊर्जा देंगे। जैसे आप देखते होंगे, अब कुछ तो आपस में अपने आप टकराने लगते हैं, जिनको जो कमरे के ताप पर रिएक्शन करते हैं, 20-25 डिग्री टेम्परेचर पे रिएक्शन करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी यौगिक हैं जो 400 डिग्री 500 डिग्री टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं। तो क्यों, अगर 400 डिग्री टेम्परेचर नहीं दोगे तो वो प्रभावी टक्कर करेंगे ही नहीं, वो आपस में टकराएंगे ही नहीं, वो तो शांति से बैठे रहेंगे। लेकिन हम उनको गर्म करते हैं, और गर्म, अभी नहीं टकराओगे और गर्माओ, अभी नहीं टकराओगे और गर्माओ, अभी नहीं टकराओगे, तो इतना उनको गर्म कर देते हैं ना बेटा, अब उनको टक्कर करना पड़ता है। और जब टक्कर होगी तो संक्रियण ऊर्जा निकलेगा, और संक्रियण ऊर्जा निकलेगी तो मध्यवर्ती का निर्माण हो जाएगा, मध्यवर्ती का निर्माण हो जाएगा तो उत्पाद बनना शुरू हो जाएगा। तो संघट्ट सिद्धांत पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए, कहता है एकांक आयतन में प्रति सेकंड होने वाले टक्करों को क्या कहते हैं, संघट्ट आवर्ती बोलते हैं, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ZABC, ठीक है। और ZAB यानी संघट्ट आवर्ती और वेग स्थिरांक में एक संबंध होता है, जिसको इस सूत्र के माध्यम से समझा जा सकता है। संघट्ट आवर्ती ZAB और वेग स्थिरांक के बीच में एक संबंध है। क्या होता है, K = ZAB E पर माइनस E पर घात माइनस EA/RT। यहां पर क्या, कौन क्या है बेटा, K है हमारा वेग स्थिरांक, K क्या है, वेग स्थिरांक, ZAB है संघट्ट आवर्ती, E क्या है, चर घातांक, पीछे मैं बता चुका हूं, E क्या है, चर घातांक, EA क्या है, संक्रियण ऊर्जा, EA क्या है बेटा, संक्रियण ऊर्जा, R क्या है, गैस स्थिरांक, R क्या है बेटा, गैस स्थिरांक, T क्या है, तापमान, ठीक है। तो ये आपको एक सूत्र मिल गया है, K = ZAB E⁻ EA/RT, और इसके सहायता से हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा, नोट करिए। तो देखिए बेटा, हमने सूत्र तो प्राप्त कर लिया, क्या सूत्र प्राप्त कर लिया कि K = ZAB E⁻ EA/RT, ठीक है। लेकिन यहां पर एक फाल्टिंग मिलती है, और वो फाल्टिंग क्या है बेटा, यहां पर ZAB क्या है, ZAB है एकांक आयतन में प्रति सेकंड होने वाले टक्कर, ठीक है भाई। एकांक आयतन में प्रति सेकंड होने वाले टक्कर को हम क्या कहते हैं, संघट्ट आवर्ती। लेकिन अभी आपको मैंने पढ़ाया कि चूंकि सभी टक्कर प्रभावी नहीं होते हैं, इसलिए यहां पर टक्करों की संख्या लिखने पर मान गड़बड़ आएगा। भाई मान लेते 1000 टक्कर हुआ, अब 1000 टक्कर के हिसाब से हम मान को निकालेंगे तो ज्यादा आएगा, क्योंकि उसमें सारे टक्कर काम लायक नहीं थे, कुछ ही टक्कर काम लायक थे। तो इसीलिए हमारे सवाल में गड़बड़ी आने लगेगी। अगर यहाँ पर हम ZAB पूरा का पूरा रख दिए तो हमारे सवाल में गड़बड़ी आना तय है। क्यों, क्योंकि सारे टक्कर कामगर नहीं थे, सारे टक्कर प्रभावी नहीं थे, और हमने यहाँ सारे टक्कर को रख दिया, क्योंकि संघट्ट आवर्ती सारे टक्करों की संख्या होती है। एकांक आयतन में 1 सेकंड में होने वाले सारे टक्करों को ZAB बोलते हैं। तो सारे टक्करों को लिखना ठीक नहीं है, इसलिए हम यहां पर इसलिए हम इस सूत्र में बेटा थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, और यहां पर हम रो का गुणा कर देते हैं, ठीक है। किसका गुणा कर देते हैं, रो का, और इसको क्या बोलते हैं, टक्करों की प्रायिकता। क्या बोलते हैं बेटा, टक्करों की प्रायिकता, ठीक है। अब यहां पर टक्करों की प्रायिकता देखी जाएगी।
उन्हीं टक्करों को देखा जाएगा जो हमारे प्रभावी हैं। इसका गुणा करने से हमारा सूत्र बिल्कुल ठीक हो जाता है और अब हमारा सूत्र पूरी तरीके से कामगर है। K इज इक्वल टू जेड ए बी इंटू रो इंटू ई पर घाते माइनस ई ए बटा आर टी। ठीक है, तो ये था बेटा संघट्यवाद सिद्धांत, टक्कर सिद्धांत। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए पूरी प्लेलिस्ट आपका एक एक वीडियो जरूर देखिएगा, आपको केमिकल काइनेटिक्स नामक चैप्टर बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।